हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा। अब हम करेंगे का 7वां भाग। क्या हुआ, क्या सोच रही हो ईशानी? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुरंत ही वहां पहुंच जाएंगे। गाड़ी चलाते हुए रणविजय ने ईशानी से कहा, जो कि अपनी ही सोचों में गुम थी और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह अंदर से बहुत डरी हुई है। दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर इस ठंड के मौसम में भी ईशानी के चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। उसकी हथेलियों से पसीना निकल रहा था। ईशानी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि खाली आंखों के साथ रणविजय की तरफ देखने लगी। रणविजय उसकी मुश्किल समझ रहा था। वह जितना तेज गाड़ी भगा सकता था, इतना तेज ड्राइविंग कर रहा था। लेकिन गाड़ी की गति की भी एक लिमिटेशन ही थी कि रास्ता तय करने में वक्त तो लगना तय था। रणविजय, बच्चे ठीक होंगे ना? ईशानी ने बेहद आशा के साथ रणविजय से पूछा। ऐसे क्यों पूछ रही हो? बिल्कुल ठीक होंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बच्चे बिल्कुल सुरक्षित होंगे, किसी को कुछ नहीं होगा, रणविजय ने तेजी से कहा, क्योंकि ईशानी की आवाज इतनी डरी हुई थी जैसे कि किसी अंधे कुएं से आ रही हो। ईशानी, इस तरह से मत सोचो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। सब लोग वहां पर हैं, आशुतोष भैया, आदित्य, अभिनव, अदम डैड, अधिराज अंकल और भी हमारे क्लोज रिलेटिव फ्रेंड है। रानावत के बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड मैंने पहले ही पूरी बारात की सुरक्षा में लगाए हैं। मैंने पहले ही सब लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि मैरिज हॉल में बिना वीआईपी पास के किसी को भी एंट्री ना लेने दे, रणविजय ने समझाते हुए ईशानी से कहा। जबकि वास्तविकता तो ये थी कि अंदर से उसे भी बहुत बेचैनी हो रही थी। अगर उसका बस चलता तो वह उड़कर मैरिज हॉल तक पहुंच जाता। तुम निशांत मलिक को नहीं जानते रणविजय, वो ईशांत मलिक से भी ज्यादा खतरनाक इंसान है। ये गुस्से में भी अपना दिमाग नहीं भूलता और किसी के घर के अंदर तक घुसकर उसे चोट पहुंचाने में सक्षम है। उसने कोई ना कोई उपाय वहां मैरिज हॉल तक पहुंचने का जरूर खोज रखा होगा, तभी इतना निश्चिंत है, वरना उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हमें सामने से आकर इस तरह से धमकी देकर जाता। उसने फिर जरूर किसी ना किसी को अपने पक्ष में किया है। ईशानी सर पर हाथ रखते हुए बोली, किसी को भी अपने पक्ष में किया हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो अब उससे पड़ेगा जिसने निशांत मलिक की सहायता करने के लिए हामी भरी है। इस बार में वह गलती नहीं दोहरा होगा जो मैंने पिछली बार दोहराई थी। मुझे चोट पहुंचाने वाले भी मेरे अपने थे, तब भी मैंने उन लोगों को नहीं छोड़ा और इस बार भी चाहे वह कोई भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद कर डालूंगा, रणविजय ने गुस्से से कहर बरसाती हुई नजरों के साथ सामने देखते हुए कहा। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। एक काम करो, तुम आदित्य को फोन लगाओ, पता तो चले वहां हो क्या रहा है, रणविजय ने अपना फोन ईशानी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इधर मैरिज हॉल में क्यों जीजा, खातिरदारी बढ़िया से हो रही है ना? आदित्य ने अभिनव के गले में अपना हाथ डालते हुए पूछा। तुम और मेरी खातिरदारी करोगे? अभिनव ने चौंकते हुए पूछा। बात तो तेरी सही है, हम भला तेरी अब खातिरदारी क्या करेंगे? जितनी तेरी खातिरदारी करनी थी हमारे ब्याह में हो चुकी। अब तो बेटे की शादी हो रही है और लड़के की शादी में फूफा के रूठने से बारात नहीं लौटती। आदित्य ने अभिनव का मजाक उड़ाया। साले, मजाक मेरा बाद में उड़ा लेना, पहले ये पता करो कि वरमाला की रस्म में कितना समय है। अंकल को ज्यादा देर बैठने में परेशानी हो रही है, अभिनव ने कहा। हाँ, वह तो है, डैड को भी रात की दवा लेनी होगी। पता नहीं मॉम किधर है, उनकी भी तबीयत सही नहीं है, इसलिए तो हम लोग भी चाह रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके शादी की रस्में निपट जाए।
भैया ने बात की थी राजकिशोर जी से। तुरंत ही वरमाला हो जाएगी तो फिर इन लोगों के लिए आराम से बैठने की व्यवस्था कर दी जाएगी, ताकि यह लोग शादी देखना हो तो शादी देखें या फिर आराम करें। पर यह बता, तूने अंजलि को देखा है? आदित्य ने पूछा। कमाल की बात करता है तू। बीवी तेरी और मैं उसका पता बताऊं? अभिनव कहते हुए आगे बढ़ गया। अगर रणविजय आए तो उससे बोल देना, अंकल उसके बारे में पूछ रहे थे, वह जाकर अंकल से मिल लेगा। अभिनव जाते जाते पीछे मुड़ा। अरे, मैं भी रणविजय को ही ढूंढ रहा था। राजकिशोर जी भैया से रणविजय के बारे में पूछ रहे थे। अभी इस शादी में हमारे कई बिजनेस पार्टनर आए हुए हैं, सब उसी को पूछ रहे थे। आदित्य ने अपना फोन निकालते हुए कहा। रणविजय को फोन लगा रहा है क्या? अभिनव ने पूछा। हाँ यार, बारात को यहाँ पहुँचे हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया। ये दोनों केवल होटल सामान देखने के लिए रुके थे, लेकिन लगता है कि अब वहाँ का सामान इन्हें देख रहा होगा। कहीं ये दोनों तोता मैना सारी दुनियादारी भूलकर होटल में ही चौच लड़ाने तो नहीं बैठ गए? आदित्य ने कहा। आदित्य ने जैसे ही रणविजय को फोन लगाने की कोशिश की, उसके फोन पर रणविजय का फोन आने लगा। वह हल्के से मुस्कुराया। जियो मेरे भाई। आदित्य ने फोन उठाकर कान में लगाया। कहाँ है भाई तू? सब तेरे को पूछ रहे हैं। कितना देर लगा रहा है? अब क्या, जब ब्याह हो जाएगा तो क्या तू बारात की विदाई करवाने के लिए आएगा? आदित्य ने सबसे पहले पूछा। आदित्य, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं वहां पहुंच ही रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है। रणविजय तुरंत कहा। हाँ बोल, लेकिन कौन सी प्रॉब्लम हो गई है? आदित्य ने कुछ ना समझते हुए पूछा। ईशानी तो ठीक है ना? आदित्य को पहला ध्यान ईशानी का ही आया। हाँ, ईशानी बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ ही है। प्रॉब्लम वहां पर होने वाली है, शादी के दौरान। रणविजय ने कहा। क्या बोल रहा है भाई? तेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पर आवाज साफ नहीं आ रही है। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं बाहर आता हूँ। आदित्य अपना फोन लिए हुए ही से थोड़ा साइड होकर लॉबी की तरफ खड़ा हो गया। अभिनव भी साथ ही था। आदित्य, अब तू मेरी आवाज सुन रहा है ना? रणविजय ने पूछा। हाँ बोल। दरअसल वहां पर म्यूजिक की आवाज आ रही थी, इस कारण साफ नहीं सुनाई पड़ रहा था। आदित्य ने कहा। अनन्या भाभी हमारे गार्ड की आंखों में धूल झोंक कर फार्म हाउस से निकलकर भागने में कामयाब हो चुकी है। मॉम की हालत क्रिटिकल है, वो हॉस्पिटल में है। उनको वहां से भगाने में निशांत मलिक का हाथ है। रणविजय ने कहा। निशांत मलिक? आदित्य ने लगभग आश्चर्य में चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी जिससे कि आसपास के लोगों ने भी सुना। कुछ लोगों के कान खड़े हो गए, तो कुछ लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया। आदित्य ने अपने आसपास नजर दौड़ाकर फिर से अपना फोन अपने कान के पास लगा लिया। अभिनव ने आदित्य को आंखों में धीरे बोलने का इशारा किया। हाँ निशांत मलिक, जहाँ तक मुझे लग रहा है अनन्या भाभी जरूर शादी में आएंगी और कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की जरूर ही कोशिश करेगी। तू उसको संभाल लेना। मैं मॉम को देखने दिल्ली जा रहा था, लेकिन अब वापस मैरिज हॉल आ रहा हूँ। लेकिन जब तक मैं वहां ना पहुंच जाऊं, तब तक तू सब कुछ संभाले रखना। एक बात मेरी ध्यान से सुन। निशांत मलिक ने अभी मुझे फोन करके धमकी दी है। वो बच्चों पर हमला करवाने वाला है, तो बच्चों का ध्यान रखना। तू हर एक बच्चे का ध्यान रखना। हो सके तो जब तक मैं वहां ना पहुंच जाऊं, तू शादी मत होने देना। जाने क्यों, मुझे इस शादी से साजिश की गंध आ रही है। रणविजय ने कहा। क्या कह रहा है तू? आदित्य झटके से लगभग उछलते हुए बोला, इस बात से बेखबर कि वह जिस जगह खड़ा था वहीं पर निशांत मलिक का आदमी साइड बैठकर अपने काम के लिए उचित अवसर की तलाश कर रहा था।
उसने जब आदित्य को इस तरह से हैरान होकर उछलते हुए देखा था तो उसने अपना पूरा ध्यान आदित्य और रणविजय की बात पर लगा दिया था और वह लगभग आदित्य और रणविजय की सारी बातें सुन रहा था। रणविजय ने फोन पर ही आदित्य से अपनी और निशांत मलिक के बीच हुई सारी बातें आदित्य से बता दी और उसे अलर्ट रहने के लिए कहा। जिंदगी कहाँ है आदित्य? रणविजय ने पूछा। तेरी जिंदगी अभी शिवन्या के साथ स्टेज पर है और भी सारे बच्चे वहीं पर हैं। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सबकी सुरक्षा का इंतजाम करता हूँ, बस तू जल्दी से आ जा। आदित्य तुरंत अभिनव का हाथ पकड़कर बाहर की ओर निकल गया और इधर निशांत मलिक के आदमी ने निशांत मलिक को फोन धीरे से लगा दिया। आदमी चुपचाप बैठा हुआ अपने ब्लूटूथ के जरिए निशांत मलिक को कांटेक्ट कर रहा था ताकि किसी को शक ना हो। कौन थी आदमी इसका भी खुलेगा अगले आने वाले 2 दिन एपिसोड में जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।